हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी क्या होता है और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है इसकी चर्चा क्लास में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास। देखिएगा जी, आप सबको पता है कि हम सबसे पहले नोट्स में चलते हैं, तो चलिए नोट्स में चलते हैं और वहां से सीखते हैं क्या होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का डिफरेंस। पहले उसको समझते हैं, आइएगा। देखिए क्या कहता है, देखिए कह रहा है अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज। देखिए डेफिनेशन दिया हुआ क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी इज कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय एक्वायरिंग, ध्यान दीजिएगा, और मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर कैरिंग वोटिंग राइट्स और कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। हाँ जी सर, एक एक वर्ड्स को ध्यान में समझते हैं। कह रहा है एक ऐसी होल्डिंग कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है अनदर कंपनी, किसी अनदर कंपनी को एक्वायर करके, या तो एक्वायर कर लिया या उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को खरीद लिया, रख लिया, कैरी कर लिया, जो बोल लो आप। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स क्या हुआ, अब 100% शेयर में से 51% शेयर ये रख लिया तो सर मेजॉरिटी ऑफ शेयर हो गया। तीसरा बोला या कंट्रोल कर रहे हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल अगर उसको कर रहा है तो वो क्या हो गया, होल्डिंग कंपनीज हो गया। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब समझिएगा, आइए एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएंगे, लेकिन पहले एक और चीज देख लेते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 consolidated financial statement gives the following definition। अब देखिए AS 21 कुछ डेफिनेशन दिया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, आइएगा। सबसे पहला क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा सब्सिडरी कंपनी। ये कैसे हो गया भाई, ये देखो क्या कह रहा है, अ सब्सिडरी इज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटरप्राइज, किसी और के द्वारा जो कंट्रोल्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सब्सिडरी का डेफिनेशन क्या बोला एक ऐसा एंटरप्राइज जो किसी अनदर एंटरप्राइज के द्वारा कंट्रोल्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी। दूसरा देखिएगा, पेरेंट के बारे में क्या बोल रहा है अ पेरेंट इज एन एंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडरीज, है ना। सब्सिडरीज एक से ज्यादा जो सब्सिडरीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। अब आगे बढ़िएगा, बोल रहा है अ ग्रुप इज ए पेरेंट एंड ऑल इट्स ऑल सब्सिडरीज। नहीं, क्या बोला, ग्रुप क्या, पेरेंट और उसके और सभी सब्सिडरीज। अब इसको ना एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आइएगा देखिएगा। मान लीजिए कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, क्या है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी बी लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी, बी लिमिटेड थोड़ी छोटी कंपनी। अब ए लिमिटेड ने क्या करा, ए लिमिटेड ने बोला भाई साहब ऐसा है कि तुम्हारा काम मेरा काम एक जैसा हो रहा है, तो हम तुमको खरीद लेते हैं। कितना पैसा, 51%, पूरा नहीं, 51% शेयर्स हम तुमको दे देते हैं, मतलब तुम्हारा शेयर्स हम खरीद लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस पे अधिकार मेरा। तो जो ए लिमिटेड ने कंपनी खरीदा इसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनीज, ठीक है। और ये जो बी लिमिटेड खरीद के चला गया, यानी कि जिसका शेयर खरीद लिया गया, वो कंपनी को बोलेंगे हम लोग सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलेंगे जी, सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है बात? अब एक बात और ध्यान रखिए, देखिए सबसे बड़ा बात, एक ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। अब जब ए लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, जरूरी है सिर्फ थोड़ी है कि सिर्फ बी लिमिटेड कोई का खरीदेगी, कोई एक और कंपनी थी सी लिमिटेड, ठीक है। सी लिमिटेड को भी क्या कर लिया इसने, 51% इसका भी शेयर खरीद लिया, या इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। समझ में आई बात? जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। समझ में आई बात? तो ए लिमिटेड कौन हो गया, अरे एक बाबूजी के आपके 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, आपके भाई बहन होंगे, तो आपके हेड कौन, सर पापा। तो सर यही पापा को हम लोग पेरेंट कंपनी बोलते हैं। क्लियर बात? पेरेंट कंपनी मतलब मॉम या डैड, पेरेंट एक ही होता है, पेरेंट्स मतलब दोनों, पेरेंट मतलब एक आदमी। तो या तो मम्मी या पापा, उसके 2 बच्चे, तो इसके पास भी 51% का हक है, इसके पास भी 51% का हक है। तो सब्सिडरी और होल्डिंग मतलब एक जो बड़ा कंपनी होल्डिंग कंपनी, जो छोटा कंपनी जिसके ऊपर 51% का अधिकार है, ठीक है, जो 51% अपना दे चुका है किसी और को,
उसको बोलेंगे क्या, सब्सिडरी कंपनी। अब ए लिमिटेड इज अ बिग कंपनी, तो इसने क्या किया, दूसरे कंपनी पे भी अपना अधिकार जमा दिया, तो अब ए लिमिटेड यहां हो जाएगा क्या, इसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, देखिए और समझिएगा। अब एक एग्जांपल और, बी लिमिटेड भी तो इसके पास 49% शेयर है ना सर, बिल्कुल 49%, क्योंकि ए लिमिटेड ने तो इसका सिर्फ 51% खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। अब बी लिमिटेड के पास एक और कंपनी आती है जो वो है डी लिमिटेड, बोलती है भैया भैया हम बहुत गरीब है, हमको एकदम एकदम नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरा सब कंपनी का भी जो है परचेज कर लीजिए 51% शेयर और चलाइए। तो ये जो इसका 49% है, उसी में से एक ऐसी कंपनी जिसका 51% शेयर ये खरीद लिया, तो ये भी क्या हो गया, अब बी लिमिटेड भी क्या हो गया, बी लिमिटेड भी क्या हो गया सर, बी लिमिटेड अब डी लिमिटेड के लिए ये हो गया जी होल्डिंग कंपनी, और डी लिमिटेड भी हो गया जी क्या, सब्सिडरी कंपनी। और टोटल की अगर बात कर लिया जाए तो ये ग्रुप ऑफ कंपनी कहला जाएगा, नहीं तो ये क्या जाएगा, ग्रुप ऑफ कंपनी, ये पूरा कंपनी का ग्रुप है, और ए लिमिटेड यहाँ के ग्रुप के हेड है, यानी कि आपका पेरेंट कंपनी। तो अब आपको इसको आपके घर की भाषा में समझा दें, बिल्कुल समझा दीजिए सर। देखिए सीधा सीधी बात है, आपके पापा, ठीक, उनके दो बच्चे, एक बच्चा पे अधिकार जितना, दूसरे पे भी अधिकार उतना, तो आपके पापा आपके लिए क्या, मतलब आपके पापा आपके लिए क्या पेरेंट कंपनी, पेरेंट हो गए, हाँ जी। अब आपकी शादी होगी कुछ दिन में, शादी होंगे तो आपके भी बच्चे होंगे, तो आप अपने पापा के लिए, आप अपने बेटे के लिए भी तो पेरेंट होंगे, हाँ जी सर बिल्कुल होंगे। और आपका जो बेटा होगा वो आपके लिए क्या सर, पेरेंट नहीं, वही मेरा सब्सिडरी होगा, नहीं यानी कि वो मेरा हिस्सा होगा, ठीक है, जिसपे मेरा अधिकार ज्यादा होगा। तो वही काम यहां भी है कि जो सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, जिसने सबको परचेज करके रखा है वो पेरेंट कंपनी, और जो छोटी कंपनी है जिसका शेयर आप दे चुके हैं मैक्सिमम, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब चलते हैं जी कहां, बुक में, अब समझेंगे आराम से, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, क्या, when the company acquires the majority of shares in the ownership capital or is in a position to influence or control the management of the other company, the company is called the holding company। ध्यान से समझिएगा, बोला एक तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स खरीद लिया जिसका कंपनी ने, कैपिटल का, पोजीशन अगर आप इन्फ्लुएंस कर सक रहे हैं, कंट्रोल है आपका मैनेजमेंट पर दूसरे कंपनी के, तो उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। क्लियर है बात जी सर। एंड द अदर कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन, छोटी कंपनी जिसका शेयर्स 51% दे दिया गया है किसी और को, जिसने लिया है वो नहीं, जिसने लिया है वो तो हो गया होल्डिंग कंपनी, जिसने दिया है 51% शेयर वो हो गया सब्सिडरी कंपनी। क्लियर है बात, हाँ जी सर। कह रहा था सब्सिडरी कंपनीज हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड मैनेज्ड बाय द सेपरेट गवर्निंग बोर्ड्स। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि 51% हिस्सा ले लिया इसका मतलब उसका कहानी खत्म हो गया, जो सब्सिडरी कंपनी, नहीं, उसका अपना एग्जिस्टेंस है, वो उसी तरीके से चलेगा, सब काम करेगा, लेकिन मेजॉरिटी हिस्सा किसके हाथ में, आपका होल्डिंग कंपनी के हाथ में। क्लियर है बात जी सर। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द अदर इफ, बोल रहा है सेक्शन 4, क्या बोल रहा है 2013 एक्ट का, कंपनीज एक्ट, बोल रहा भाई साहब अदर कंपनी का सब्सिडरी हम कैसे जानेंगे, ये आप देख लीजिए। आइए क्या क्या होता है। पहला नंबर कह रहा था होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। बिल्कुल सही, होल्डिंग कंपनी क्या कहता है, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का के कंपोजिशन को, किसके, अदर सब्सिडरी कंपनी के, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, होल्डिंग कंपनी। पूरा होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द सच कंपनी। बिल्कुल सही, आधा से ज्यादा वोटिंग राइट किसके पास होंगे, सर होल्डिंग कंपनी के पास होंगे। क्लियर बात। तीसरा क्या, मतलब होल्डिंग कंपनी होल्ड मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, 51% शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल किसके हाथ में, होल्डिंग कंपनी। तो ये तीन क्राइटेरिया सेक्शन 4 में कंपनीज एक्ट के दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देखिएगा। The term holding company refers to that concept where it owns
आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अदर कंपनीज सब्सिडरी कंपनी। कह रहा था पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कंडक्ट एनी बिजनेस ऑपरेशन। बात बहुत क्लियर है कि सबसे भले ही शेयर ज्यादा खरीद ले होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी अपना बिजनेस चलाएगा। सिंपल सी बात है। अरे भाई साहब, बाबूजी ठीक है, आपके पेरेंट हैं, आपका उनका अधिकार आप पे ज्यादा है, लेकिन आप पढ़ लिख तो रहे हैं, आप समझदारी वाला काम तो कर रहे हैं, तो बाबूजी को ही ना प्राउड होगा कि मेरा बेटा जो है अब तो नेट क्वालिफाई कर लेगा, अब तो निकाल लेगा। नहीं, क्लियर है बात जी, यही काम है इसका। तो सब्सिडरी कंपनी अपना परफॉर्मेंस देती रहेगी, होल्डिंग कंपनी उसको क्या है, उसका शेयर ज्यादा है उस पर, बस बात खत्म। कह रहा रादर होल्डिंग कंपनी होल्ड्स द कंट्रोलिंग स्टॉक इन अदर company. The prime objective of holding company is to own shares of the other company in order to influence the control of management of the other company. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके शेयर्स को खरीद लेना ताकि वो उसके कंट्रोल को इन्फ्लुएंस कर सके, किसके, मैनेजमेंट के। क्लियर बात? हाँ जी। अब देखिएगा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट के तहत। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 2 subsection 46 of the Companies Act 2013 define holding company as, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कंपनी which has one or more subsidiary company having full control over them। तो बोल रहा है ऐसा कंपनी जिसका एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी पे अधिकार हो और उसका क्या कंट्रोल अपने हाथ में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। कह रहा है इट इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ परचेजेस एंड ओनिंग शेयर इन अदर कंपनी। कह रहा होल्डिंग कंपनी ऑफर सेवरल बेनिफिट सच एज गेनिंग मोर कंट्रोल। हाँ, तो होल्डिंग कंपनी का क्या बेनिफिट है कि भाई उसका सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा। रिटेनिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में को रिटेन करना ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द फर्म, जो सब्सिडरी कंपनी है उसके मैनेजमेंट को रिटेन करके रखना। एंड इनकरिंग लोअर टैक्स लायबिलिटीज, इनकर करना लोअर टैक्स लायबिलिटीज को। तो ये बेनिफिट है किसका, होल्डिंग का। अब सब्सिडरी का डेफिनेशन देखिए, कह रहा सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस सब्सिडरी कंपनी एज एन एंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज नॉन एज होल्डिंग कंपनी। ऐसा कंपनी जो किसी और के द्वारा कंट्रोल्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर। सब्सिडरी कंपनी आर द टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं सब्सिडरी कंपनी। कौन सा? एक होता है होल्ली ओन्ड। होल्ली ओन्ड कंपनी मतलब this is the company which 100% of the shares or the voting rights are owned by the holding company। अब बोला सीधा सीधी बात है साहब, सारा चीज आपको जिम्मा में दे दिया, होल्ली ओन्ड। दूसरा है पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड मतलब 51% आपको दिया अधिकार, किसको, होल्डिंग कंपनी को, बाकी 49% अपने पास रख लिया मैक्सिमम। ठीक है। कह रहा दिस इज द कंपनी विच मोर देन 50% बट लेस देन 100% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 51% रहा है भाई, सब कम भी रह सकता है, तो उसको भी हम सब्सिडरी कंपनी ही कहेंगे। कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ सब्सिडरी सम ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडरी डू नॉट सेल देयर शेयर्स to the holding company and these shareholders are known as a minority shareholders. The interest of the minority shareholders in the assets and subsidiary is called the minority interest। अब देखिए इसी में कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो नहीं देते हैं किसको, होल्डिंग कंपनी को अपना शेयर्स, तो उसको हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और वहां से जो इसको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहा जाता है। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। आइएगा नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्या है ऑब्जेक्टिव जी? तो कह रहा देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम व्हिच आर एज फॉलो। नीचे दिया है टू एलिमिनेट द कंपटीशन। बिल्कुल सही, होल्डिंग कंपनी का यही पर्पस होगा। मान लीजिए एक छोटी कंपनी होगी, एग्जांपल के तौर पर एक पेप्सी की कंपनी है, बहुत छोटी है, एक कोका कोला है, बहुत बड़ी कंपनी, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। अब जो एक कंपनी है दोनों सेम चीज बना रहा है, तो भाई साहब बोलेगा ना छोटी कंपनी को, क्या हो तुम मेरे में मर्ज हो, हम लोग एक साथ काम कर लेते हैं, तो कंपटीशन हटाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, ये काम किया जाता है। टू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये भी काम है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज के लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एंजॉय करने के लिए। टू अचीव एन एश्योर्ड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ये भी बेनिफिट है कि भाई साहब एश्योर्ड मार्केट मिल जाएगा हमको, कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। टू इंश्योर अ स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी सही बात है, स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं काम। अब आइए टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इसकी चर्चा हमें करनी। सबसे पहला प्योर,
प्योर मतलब क्या हुआ देखिए, कह रहा दिस रेफर्स टू दोज कंपनी विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन अनदर बिजनेस अदर देन कंट्रोलिंग वन और मोर फर्म्स. It is formed for the purpose of owning stock in the another companies. बोला एक ऐसा कंपनी जो जिसका काम ही है कि दूसरा कंपनी को कंट्रोल कर लेना और अपने अंडर ले लेना, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर होल्डिंग कंपनी. क्लियर बात? हाँ जी. दूसरा बात है मिक्स्ड होल्डिंग कंपनीज. ये क्या है आइए पढ़ते हैं. रेफर्स टू दोज कंपनी विच डू नॉट ओनली कंट्रोल अदर कंपनीज बट आल्सो एंगेज इन इट्स ऑन ऑपरेशन. बोल रहा है एक ऐसी कंपनी है जो अपना काम तो खुद करती ही है लेकिन उसके साथ किसी अदर कंपनी को भी क्या करती है, होल्ड कर लेती है, यानी कि उसको अपना उसका शेयर खरीद लेती है. उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड होल्डिंग कंपनीज. क्लियर है बात? हाँ जी सर. आज ये तीसरा है इमीडिएट. इमीडिएट कंपनी होता है जो खुद तो सब्सिडरी है किसी की, ठीक है, लेकिन वो भी किसी को सब्सिडरी कर रही है, यानी कि उसका भी होल्डिंग है किसी पे. एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया था, याद होगा आपको क्या, कि ए लिमिटेड एक कंपनी है और बी लिमिटेड एक कंपनी है. अब ए लिमिटेड ने 51% शेयर खरीद लिया है बी लिमिटेड का, तो ए क्या हो गई होल्डिंग और बी हो गई सब्सिडरी. नहीं, अब बी सब्सिडरी ऑलरेडी है, मान लेते हैं 49% शेयर है, अब इसने भी खरीद लिया सी लिमिटेड को, सी लिमिटेड का 50% या 51% शेयर खरीद लिया. अब ये सी लिमिटेड बी लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, सर ये ऑलरेडी किसी की सब्सिडरी है लेकिन ये भी अब सी लिमिटेड को खरीद के होल्डिंग कंपनी बन चुकी है और ये सी लिमिटेड के लिए क्या हो गई, सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गई. तो अब इमीडिएट वाला क्या हो गया, ठीक है, इमीडिएट वही वो चीज होता है कि भाई साहब ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी किसी अनदर कंपनी को खरीद लेती है. आइए पढ़ेंगे इसको, क्लियर हो जाएगा. कह रहा इमीडिएट कहता है रिफर्स टू दैट कंपनी व्हिच रिटेन्स वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ द अनदर कंपनी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी इटसेल्फ इज ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी. इट इज अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी सब्सिडरी ऑफ अनदर. क्लियर हो गया बात, कि जो ऐसी कंपनी जो खुद ही किसी और की सब्सिडरी है लेकिन फिर भी उसके पास उतना पैसा है कि भाई किसी और कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रही है. क्लियर है बात? जी सर. ये हो गया इमीडिएट. अब है इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट के बारे में पढ़िए. कह रहा है इट इज अ फर्म दैट इज बोथ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर एंटिटी एंड सब्सिडरी ऑफ ए लार्ज कॉर्पोरेशन. दोनों है. बड़ा एक ऐसा फर्म जहां होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर एंटिटी का भी है और सब्सिडरी ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन का भी है. कह रहा दिस टाइप ऑफ फर्म माइट बी exempted from publishing financial record as a holding company of the smaller group. तो इस तरह के जो फर्म है वो एग्जाम्प्ट रखा गया है पब्लिश फाइनेंशियल रिकॉर्ड को होल्डिंग कंपनी के तौर पर या स्मॉलर ग्रुप के तौर पर रखने से. तो ये इंटरमीडिएट मतलब दोनों काम कर रहा है, ये नहीं. हाँ जी सर. अब है एडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनीज. देखिए क्या होता है एडवांटेज. कह रहा है बेटर क्वालिटी डिसीजंस में. बिल्कुल सही बात है. होल्डिंग कंपनी मतलब क्योंकि वो उसके पास बहुत मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होता है तो ये बेटर क्वालिटी का डिसीजंस ले सकती है. नहीं, हाँ जी सर. कह रहा था होल्डिंग कंपनी अलाउ बेटर क्वालिटी डिसीजंस एट ऑल लेवल ऑफ द कंपनी. द होल्डिंग कंपनी कंसंट्रेट ऑन द कॉर्पोरेट पॉलिसीज इन द स्ट्रेटजीज एंड द ऑपरेटिंग लेवल्स इन द इंप्लीमेंटेशन. तो ये क्वालिटी डिसीजन लेने में सक्षम है क्योंकि काम कोई और कर रहा है, ये क्या होल्ड करके रखा है, तो डिसीजन बेहतरीन ले सकती है सामने वाले की अपेक्षा में. कह रहा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये भी बात सही है कि ये बेटर यूटिलाइजेशन करेगी रिसोर्सेज का. क्यों? क्योंकि होल्डिंग करके रखी है, काम कोई और कर रहा है. कह रहा होल्डिंग कंपनीज फैसिलिटेट द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंपनीज. द होल्डिंग कंपनी पूल्स द रिसोर्सेज ऑफ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस. क्लियर बात? हाँ जी सर. इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल. हाँ बिल्कुल सही है. इजी मेथड है कि भाई साहब तुम्हारे पास पैसा है, जाके किसी को भी खरीद लो ज्यादा से ज्यादा शेयर देके. बिल्कुल सही. कह रहा थ्रू दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्पेंड लेस एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ द अदर कंपनी. रिड्यूस करता है कंपटीशन को. बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है जो सेम लेवल की है, जो सेम प्रोडक्शन कर रही है, तो उसका कंपटीशन घट गया ना. जी सर. तो कंपटीशन अमंग टू कंपनीज इज टोटली एलिमिनेटेड एज बोथ ऑफ कंपनीज आर मैनेज्ड बाय द सेम ग्रुप. अगर सेम ग्रुप का है तो एलिमिनेट हो जाता है. उसके बाद क्या है, इजी रीड ऑफ सब्सिडरी. बिल्कुल सही. The company wants to get rid of the subsidiary. It can easily do so by selling the shares subsidiary in the open market. कह रहा इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलते हैं. बिल्कुल सही मिलते हैं. कह रहा सेपरेट आइडेंटिटीज आर मेंटेन्ड बाय द बोथ कंपनीज सो दैट दे कैन अवेल द टैक्स बेनिफिट बाय कैरिंग फॉरवर्ड देयर लॉसेस इन प्रीवियस ईयर्स.
एफिशिएंट मैनेजमेंट करने का भी तरीका है, बिल्कुल सही। इट बिकम्स द इजियर टू मैनेज बोथ द कंपनीज मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटीज, दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि दोनों अपने तरीके अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। इनहेंस कॉर्पोरेट प्लानिंग, ये भी सही बात है भाई, कॉर्पोरेट प्लानिंग में इनहेंस करता है, कह रहा था द होल्डिंग कंपनी इज एबल टू कंसंट्रेट द कॉर्पोरेट प्लानिंग, एक्विजिशन एंड अपडेट टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड कॉर्पोरेट कल्चर ऑन द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद मैनेजरियल और कमर्शियल कल्चर, देखिए सर मैनेजरियल और कमर्शियल कल्चर तो रहेगा ही क्योंकि होल्डिंग कंपनी काम ही कर रही है उसी के लिए। नहीं, द मैनेजमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी प्रमोट एंड द कमर्शियल एंड मैनेजरियल कल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिएगा लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है सर? सीक्रेट रिजर्व्स रख लेगी, ये भी एक डिमेरिट है। डिफिकल्टी इन असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि होल्डिंग कंपनी का अपना भी होगा कुछ और सब्सिडी का अपना होगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने में बड़ा दिक्कत आती है। मिसमैनेजमेंट का चांस है, क्यों? क्योंकि अपना भी देखना है और दूसरे का भी देखना है, तो मिसमैनेजमेंट का चांस है। फिर क्या? फ्रॉड इन द इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, फ्रॉड हो सकता है, नहीं दो कंपनी के बीच में फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। कह रहा देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड ड्यू टू द इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, दिस इज ड्यू टू रीजन दैट इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड एट द वेरी हाई और वेरी स्लो प्राइस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जैसे होल्डिंग कंपनी कहती है उस बेसिस पर ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो यहाँ फ्रॉड होने का चांस ज्यादा है। क्या बोल रहा है? फोर्स्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, हाँ ये बात है क्योंकि सीधा सीधी बात है ना कि ये मेरा जिस पे कब्जा है, ठीक है, तो आदमी भी तो मेरे बैठे होंगे, नहीं जैसे कंपनी है उसका 51% हिस्सा मैंने ले रखा है, अब 51% हिस्सा ले रखा है, तो डायरेक्टर अगर कोई दूसरा बैठ रहा है जो, तो होल्डिंग कंपनी बोलेगा 51% मेरे हाथ में, मेरा डायरेक्टर बैठेगा वहां। क्लियर है बात? हाँ जी। डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, बिल्कुल सही होगा डिफिकल्टी। कह रहा है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वैल्यू ऑफ स्टॉक एज द स्टॉक ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंटर कंपनी गुड्स, दोनों कंपनी की वजह से डिफिकल्टी होगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में। ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ऑपरेशन मतलब देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एज द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज आर टोटली मैनेज्ड इन अ वे दैट सूट्स द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डिंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है उसके ऑपरेशन की हमेशा चिंता बनी रहेगी, तो ये भी बात सही है। अब आइए क्या बोल रहा है? बोला प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी विदाउट एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट के प्रिपरेशन बनाने का काम है, वो देखिएगा क्या है। कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट एंड सब्सिडरी इनटू अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी टू शो द इकोनॉमिक अफेयर्स कंट्रोल बाय द ग्रुप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन कंपनी कितनी सब्सिडरी कितना होल्डिंग का क्या अपना पोजीशन है। कह रहा है कंपोनेंट्स फॉर्मेट कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहा है इट इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दैट इट शुड हाउएवर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बनाया जाता है शेड्यूल 3 के अनुसार, ठीक है, तो ये यहाँ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको सारी चीजें पता चल पाए। अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, क्लियर है बात? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिखाते हैं, फिर माइनॉरिटी रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व, उसमें से ऐड करेंगे कैपिटल रिजर्व फ्रॉम एक्विजिशन, लेस करेंगे गुडविल, है ना, रेवेन्यू रिजर्व है, फिर प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, फिर ऐड करेंगे शेयर इन प्रॉफिट, लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सिक्योर्ड लोन को दिखाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन दिखाएंगे, है ना, फिर करंट लायबिलिटीज और फिर लेस करेंगे म्यूचुअल को। ये हो गया लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स जिसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लेस करेंगे कैपिटल रिजर्व, अदर फिक्स एसेट होगा तो वो भी दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट कोई होगा तो करंट एसेट्स लोन, है ना, एडवांसेस ऑफ ऑल कंपनीज, लेस करेंगे म्यूचुअल ओइंग्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर यहाँ प्रॉफिट हुआ तो ठीक, यहाँ प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बैलेंस होगा। ठीक, क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बारी आ गई। अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मोटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या? कह रहा है गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट ड्यू। कह रहा है सम ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब देखिएगा
अमाउंट पेड दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी बाय होल्डिंग कंपनी, ये भी क्या है, अमाउंट पेड उसको बोलते हैं। लेस क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू, तो इक्विटी शेयर होल्डर सब्सिडरी कंपनी का और रिजर्व सरप्लस सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस माइनस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो शुरू में हुआ था वो, और उसके तब निकल के क्या जाएगा, ये गुडविल। तो एक्सेस अमाउंट अगर हुआ है क्या, जितना हमने, जैसे एक बात सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर हमने किसी कंपनी को देके एक्सेस अमाउंट किया तो वो गुडविल, और अगर कम हो गया अमाउंट से तो ठीक है, उसको बोलते हैं जी कैपिटल, एक्सेस अमाउंट ऑफ ड्यू ओवर द अमाउंट पेड, तो उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात, ठीक है। मान लेते हैं हमने किसी कंपनी के बारे में, ठीक है, किसी कंपनी को खरीदा और हमने जितना सब कुछ देखने के बाद, जो एसेट वैल्यूएशन था सारा कुछ देखने के बाद हमने ज्यादा पैसा दे दिया तो हमने उसकी गुडविल दी, और उससे कम पैसा दिया तो हमने उससे कैपिटल रिजर्व के तौर पर रख लिया। कह रहा है इफ द अमाउंट पेड इज मोर देन द अमाउंट ड्यू देन द डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। क्या बोला, जो अमाउंट पेड किया, ठीक है, वो ज्यादा है अगर अमाउंट ड्यू से जो बाकी है, तो हमने क्या क्या, गुडविल दिखाया। कह रहा है इफ द अमाउंट ड्यू इज मोर देन द अमाउंट पेड, अगर अमाउंट ड्यू से ज्यादा अमाउंट पेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व कहते हैं उसको। क्लियर है बात, हाँ जी सर। आइए अब एक वर्ड है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ध्यान में देखिएगा, इसको समझिएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ शेयर होल्डर जो है वो पैसा मतलब शेयर होल्डर जो है वो होल्डिंग कंपनी में नहीं करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, बोलते हैं भाई वो मेरा शेयर मेरे इसी कंपनी में रहेगा, सब्सिडरी में ही रहेगा, तो उस शेयर होल्डर को हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। और वहां से जो इसको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। कह रहा है व्हेन द कंपनी होल्डिंग कंपनी डज नॉट ओन 100% शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, बिल्कुल सही बात है, होल्डिंग कंपनी 100% शेयर नहीं खरीदती है। कह रहा देन द सब्सिडरी इज नॉन एज द पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, और उसको फिर हम लोग पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल H लिमिटेड owns 60% of the share of S लिमिटेड, हाँ H लिमिटेड ने 60% शेयर खरीद लिया S लिमिटेड का। The remaining 25% शेयर will be owned by the outsider for the other people, ठीक है, बिल्कुल 25% शेयर किसी और के द्वारा खरीद लिया गया। And the interest of the outsider of the other person is called minority interest। तो समझ रहे बात को, जो होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स खरीदा उसके बाद जो बच्चा शेयर जो बाहर वाले खरीदते हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिला उसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। The amount of this minority interest is shown in the liability side of balance sheet and between share capital and reserve and surplus। तो कहाँ liability side में शो होगा, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस के बीच में। अब कैलकुलेशन कैसे होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, देख लीजिएगा ये भी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडरीज कंपनी माइनस फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ सब्सिडरीज कंपनी, और जो बचा परसेंटेज है इनटू जो रिमेनिंग परसेंटेज है। क्लियर है बात, हाँ जी सर। तो लीजिए जी, ये आपका खत्म क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया जी ये आपका ये क्या गया, होल्डिंग कंपनी है ना, तो ये आपका खत्म हो गया होल्डिंग कंपनी। अब हम लोग नए क्लास में पढ़ेंगे जी क्या, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग को सारी चीजें चर्चा करनी है। पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर आगे बहुत सारी चर्चाएं करनी है, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।